पकड़ से आजाद नहीं हो सकती, तो उसने पूरी ताकत झोंक दी। उसने फिंगर पिस्टल से हमला किया और कटकुरी के हाथ पर वार किया। हालांकि उसके हमले से कटकुरी की मोची जैसी बाह में केवल एक छेद हुआ, जिससे कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई। एक अंतिम झटके के साथ काटाकुरी ने और जोर से खींचा, और स्टुसी, जो अब और प्रतिरोध करने में असमर्थ था, आकाश से नीचे खींच लिया गया और बलपूर्वक जमीन पर फेंक दिया गया। टकराना। स्टुसी जमीन से टकराई और आयोजन स्थल से कुछ ही दूरी पर जमीन पर गिर गई। खुशकिस्मती से उसे कोई चोट नहीं आई, क्योंकि उसने चोट को कम करने के लिए कामिये कागज की कलाकृति का इस्तेमाल किया था। हालांकि कटकुरी का हाथ अभी भी उसके टखने को पकड़े हुए था। अपने दांत पीसते हुए स्टुसी ने अपने छोटे बैग में हाथ डाला और एक खंजर निकाला और उसे काटाकुरी की कलाई पर तान दिया। शायद इसी अचानक हुई हरकत ने उसे चौंका दिया था, लेकिन कटकुरी ने अचानक उसका टखना छोड़ दिया और उसका हाथ वापस खींच लिया। स्टुसी के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी और वह एक बार फिर उठकर भागने को तैयार हुई, लेकिन अचानक उसने खुद को एक विशाल साये में घिरा पाया। ऊपर देखते ही उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसके सामने बड़ी माँ की विशालकाय आकृति खड़ी थी। स्टुसी। बड़ी माँ के चेहरे पर नसें उभर आई थीं, उनका क्रोध बमुश्किल ही काबू में था। उनके सिर के ऊपर इंद्र और अग्नि अब अपने सामान्य चंचल भावों से रहित थे। बिजली का बादल और आग का गोला दोनों बड़ी माँ के चारों ओर हिंसक रूप से घूम रहे थे और अब भयंकर और भयावह रूप धारण कर चुके थे। लिनलिन, प्लीज मुझे समझाने दो। स्टुसी डर के मारे चिल्लाई और स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की। हालांकि बिग माँ का गुस्सा बेवजह नहीं था। पोनेग्लिफ रबिंग की चोरी तो बस उसका एक हिस्सा थी। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब उन्हें पता चला कि असल में उनका पुराना दोस्त स्टुसी ही अपराधी था, और वो भी एक सीपी इंटेलिजेंस एजेंट। बिग माँ को विश्वासघात का गहरा एहसास हुआ। इसका मतलब था कि इतने समय तक बिग माँ पायरेट्स की हर हरकत विश्व सरकार की निगरानी में थी। यह एक अक्षम्य अपराध था। तो बड़ी माँ ने स्टुसी की मिन्नतें अनसुनी कर दीं। उनका भयानक रूप से बड़ा चेहरा और करीब आ गया। उनकी भयावह आंखें स्टुसी को घूर रही थीं और वे धीरे धीरे हर शब्द बोल रही थीं। त्रेया। इतने लंबे समय से बिग माँ के साथ रहने के कारण स्टुसी को ठीक ठीक पता था कि इसका क्या मतलब है। जिंदगी हो या मिठाइयाँ, यह बिग माँ का आत्मा मंत्र था। स्टुसी ने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की, यह अच्छी तरह जानते हुए कि डर ही उसका पतन होगा। लेकिन बड़ी माँ के भयावह रूप को देखते हुए और उनसे निकलते भारी दबाव को महसूस करते हुए वह अपने दिल की धड़कन को रोक नहीं पाई। उसी क्षण सबकी आंखों के सामने स्टुसी के शरीर से अचानक एक धुंध-सा पदार्थ उठने लगा। यह अलौकिक धुंध उसके ऊपर से ऐसे तैर रही थी मानो कोई धुंधली कफन हो। स्टुसी नाकाम हो गई थी। वह बिग माँ के प्रति अपने डर को रोक नहीं पा रही थी। जितना ज्यादा समय उसने बिग माँ के साथ बिताया, उतना ही उसे एहसास हुआ कि वह वाकई कितनी डरावनी थीं। इसलिए जब बिग माँ ने उससे पूछताछ करने के लिए अपना आत्मा मंत्र लगाया, तो स्टुसी की आत्मा उसके शरीर के बाहर प्रकट होने लगी। बचाओ! मेरी मदद करो! स्टुसी डर के मारे चिल्लाई, जमीन पर गिर पड़ी और मेहमानों की भीड़ की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें बेचैनी से एरेस्ट को खोज रही थीं, उम्मीद कर रही थीं कि नवपदोन्नत नौसेना एडमिरल आगे आकर उसे बचा लेंगे। हालांकि उसे निराशा हुई जब एरेस्ट का आकार गायब हो गया था। इससे पहले कि स्टुसी कुछ कर पाती, बिग माँ का विशाल हाथ नीचे झुका और स्टुसी के शरीर से उठ रही आत्मा जैसी धुंध को थाम लिया। एक जोरदार झटके से उन्होंने उसे स्टुसी के शरीर से अलग कर दिया। स्टुसी का शरीर तुरंत जड़ हो गया
उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। अपने क्रोध में बिग माँ ने स्टुसी की बची हुई सारी जिंदगी छीन ली थी। उस जिंदगी के बिना उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई और स्टुसी वहीं मर गई बिग माँ के हाथों। लेजर डिस्ट्रिक्ट की रानी, जिसने भूमिगत दुनिया के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के कारोबार पर काफी हद तक नियंत्रण कर रखा था, ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इस चाय पार्टी की उसकी यात्रा केक आइलैंड पर इतनी आसानी से उसकी मौत के साथ समाप्त हो जाएगी। लूफेल्ड और अन्य लोगों की तरह बिग माँ की निर्मम हत्या के गवाह बने लोगों को स्टुसी की मौत देखकर एक ठंडी सिहरन-सी महसूस हुई। उन्हें डर की एक लहर ने जकड़ लिया, मानो किसी भी पल उनका भी यही हश्र हो सकता है। फिर भी साथ ही उन्हें राहत का एहसास भी हुआ। अरे यार, वो बुढ़िया स्टुसी असल में शुरू से ही सरकारी जासूस थी। हम इतने साल यही सोचते रहे कि वो हमारी दोस्त है, लेकिन पता चला कि दुनिया की सरकार हमारे इस अंडरग्राउंड धंधे की हर हरकत पर नजर रख रही थी। बिल्कुल नहीं, वापस आकर हमें अपने आदमियों की पूरी जांच करनी होगी। कौन जाने हमारे बीच और कितने सरकारी एजेंट छिपे हों। स्टुसी को अपने हाथों से मारने के बाद बड़ी माँ थोड़ी शांत हुई। उन्होंने ईशान की ओर मुड़कर पूछा, ईशान, दूसरा कौन है? हाँ, हालांकि स्टुसी का पर्दाफाश हो चुका था, वह कल रात के अपराधियों में से सिर्फ एक थी। उसका एक साथी अभी भी था जो अभी तक नहीं मिला था। दूसरा वाला, ईशान ने एरेस्ट की आकृति ढूंढते हुए कहना शुरू किया। उसने एरेस्ट और स्टुसी के बीच पहले हुई बातचीत पहले ही देख ली थी, इसलिए अगर कोई साथी था तो वह एरेस्ट ही होगा। लेकिन ठीक उसी समय ईशान को अचानक खतरे का एहसास हुआ। बिना सोचे समझे उसने एक तेज कदम आगे बढ़ाया और अपने शरीर को घुमाया और अपनी कमर से चिबोंजाकुरा ब्लेड को एक तेज गति से निकालकर उसे अपने पीछे एक गोलाकार चाप में काट दिया। खटखट! ईशान की तलवार एक अजीब खंजर से टकराई तो जोरदार टक्कर हुई। यह खंजर अनोखा था क्योंकि यह इतना पतला था, इतना पतला कि किनारे से लगभग दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसके अलावा इस पर लगी काली हकी कोटिंग के अलावा इसकी धार से हल्की लाल चमक निकल रही थी। ईशान पर हमला करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अरेस्ट ही था। किसी समय वह चुपचाप अपनी पिछली स्थिति से हटकर ईशान के पीछे आ गया था। यहाँ तक कि कटाकुरी, जो अपने अवलोकन हकी का प्रयोग कर रहा था, भी उसकी हरकतों का पता नहीं लगा पाया था। एरेस्ट की हत्या की मंशा पूरी तरह से छिपी हुई थी। जब उसने आखिरकार ईशान पर हमला किया, तब यह बात सामने आई, जिससे ईशान को समय रहते इसका आभास हो गया। हालांकि ईशान ने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए एरेस्ट के खंजर को रोक दिया, लेकिन यह महज एक छलावा था। एरेस्ट ने अपने दाहिने हाथ में खंजर में जरा भी जोर नहीं लगाया था, और जैसे ही ईशान ने उसे रोका, एरेस्ट का बायां हाथ अकल्पनीय गति से बाहर निकला और ईशान के पेट की ओर वार करने लगा। हालांकि ईशान को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह पीछे हट गया, फिर भी एरेस्ट का वार सफल रहा। ईशान को एरेस्ट की हकीकी ताकत देखकर हैरानी हुई। यह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उसने सीधे ईशान के पेट पर हकीकी रक्षा को भेद दिया और उसके शरीर पर 4 पंजों के निशान छोड़ दिए। हालांकि घाव गहरा नहीं था, फिर भी उसमें से खून बह रहा था और तेज जलन हो रही थी। धिक्कार है! तुम कौन हो? ईशान अपने पेट पर लगे घाव को देखते हुए गुर्राया। उसने शुरू में सोचा था कि चूंकि एरेस्ट स्टुसी का साथी था, इसलिए वह सीपी का सदस्य भी हो सकता है। हालांकि विश्व सरकार की खुफिया इकाइयों के एजेंट दुर्जय हो सकते हैं, ईशान को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। उसके हिसाब से वे शुद्ध युद्ध शक्ति की बजाय जासूसी, घुसपैठ और हत्या में ज्यादा कुशल थे। उनके दिमाग में
CP9 के रॉब लूसी को भी उनकी ताकत का शिखर माना जाता था, लेकिन ईशान को विश्वास था कि अपनी वर्तमान स्थिति में वह दर्जनों रॉब लूसी को हरा सकता है। हालांकि एरेस्ट के साथ इस झड़प के बाद ईशान को एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। हालांकि ईशान ने अपने पेट की रक्षा करने वाले हकी पर अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी एरेस्ट ने उसे आसानी से तोड़ दिया और उसे घायल कर दिया। हकी पर इतनी शक्तिशाली पकड़ किसी भी सीपी खुफिया अधिकारी के बस की बात नहीं थी। दोनों के बीच बातचीत बस कुछ ही पलों तक चली। जब तक बाकी सब कुछ समझ पाते, बड़ी माँ अविश्वास से अरेस्ट को घूरने लगी। उनकी आवाज कांपती हुई बोली, फादर अरेस्ट, ये आप कैसे हो सकते हैं? चूंकि बिग माँ और उनका दल समुद्री डाकू थे, इसलिए उनके समारोहों को संपन्न कराने वाले पुजारी आमतौर पर नकली होते थे। असली पादरी शायद ही कभी समुद्री डाकुओं से जुड़े होते थे। अतीत में बिग माँ के बच्चों के विवाह समारोह ऐसे पुजारियों द्वारा संपन्न कराए जाते थे जिन्हें या तो अपहरित कर लिया गया था या उनके अपने दल के सदस्य पुजारी बनकर रह गए थे। लेकिन एक सच्चे पुजारी के रूप में एरेस्ट बिग माँ के लिए एक विशेष महत्व रखता था। यह जानकर कि एरेस्ट असल में दूसरा अपराधी था, उन्हें विश्वासघात का गहरा एहसास हुआ, मानो उनका विश्वास चकनाचूर हो गया हो। क्यों? क्या फादर एरेस्ट को सिस्टर कार्मेल की तरह एक अच्छा इंसान नहीं होना चाहिए था? ऐसा कैसे हो सकता है? सबकी चौंकती निगाहों के नीचे एरेस्ट मंद मंद मुस्कुराया और बोला, लिन, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। अब मैं पादरी नहीं रहा। मुझे विश्व सरकार के नागरिक भर्ती कार्यक्रम के तहत चुना गया है और अब मैं नौसेना का एडमिरल हूं। फादर एरेस्ट नहीं, अब मुझे व्हाइट वुल्फ एरेस्ट कहा जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरा कार्यक्रम स्थल सन्नाटे में डूब गया। यहां तक कि ईशान और बाकी लोग भी अविश्वास से दंग रह गए। एक नौसेना का एडमिरल। एक नौसेना एडमिरल केक द्वीप पर प्रकट हुआ था, जो 4 सम्राटों में से एक के क्षेत्र में था। शुरुआती झटका तो गुजर गया, लेकिन जब सब लोग संभले तो उन्होंने एरेस्ट की ओर ऐसे भावों से देखा जो अजीब थे। एक नौसेना एडमिरल हमारे बिग मा पायरेट्स के दिल में घुसपैठ कर रहा है। फादर एरेस्ट नहीं, एडमिरल एरेस्ट, क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? कटाकुरी आगे बढ़ा, जमीन की ओर इशारा करते हुए। उसकी निगाहें ठंडी और खतरनाक थीं। बिल्कुल, एरेस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है युद्ध। जब तुम्हें पता है तो फिर अपनी पहचान बताने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पेरोस्पेरो की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। लेकिन एरेस्ट ने बस कंधे उचका दिए और कहा, भले ही इसका मतलब युद्ध हो, क्या आप वास्तव में कोई कदम उठाएंगे? उफ! पेरोस्पेरो स्तब्ध रह गया, जवाब देने में असमर्थ। सच तो यह था कि बिग मा पायरेट्स नौसेना के साथ युद्ध शुरू करने से नहीं डरते थे। 4 सम्राटों के दल की ताकत के साथ वे चाहें तो नौसेना के साथ पूरी ताकत से युद्ध कर सकते थे। लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि इससे क्या फायदा होगा? नौसेना कोई आसान निशाना नहीं है जिसे आसानी से कुचल दिया जाए। नौसेना के साथ युद्ध शुरू करने का मतलब होगा आपसी विनाश की स्थिति को स्वीकार करना। बिना पर्याप्त लाभ के कोई भी बिना सोचे समझे ऐसा संघर्ष शुरू नहीं करेगा जिसमें इतना भारी नुकसान हो। खासकर हाल के इतिहास को देखते हुए नौसेना और व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं के बीच युद्ध अभी अभी हुआ था। उस पूरे संघर्ष का गवाह बनने वाला कोई भी व्यक्ति समझ सकता था कि अगर ईशान का अप्रत्याशित हस्तक्षेप न होता तो व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकू जीत पाते या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित था। फिलहाल बिग मा पायरेट्स का कोई भी बड़ा चेहरा नौसेना के हाथ नहीं लगा है और बिग मा पर भी कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ है।
हालात उस समय से बिल्कुल अलग हैं जब व्हाइटबर्ड पायरेट्स ने नौसेना पर युद्ध की घोषणा की थी। इसलिए युद्ध शुरू करने की बात असल में बस बातें ही हैं। कोई भी युद्ध में तब तक नहीं उतरेगा जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। यह अनिच्छा सिर्फ बिगमा पायरेट्स पर ही नहीं बल्कि नौसेना पर भी लागू होती है। यह सुनकर सभी को तुरंत समझ आ गया कि अरेस्ट ने अपनी पहचान क्यों बताई थी। सच तो यह है कि अगर उसने नौसेना के एडमिरल होने का जिक्र न किया होता तो बिगमा पायरेट्स उसके साथ भी स्टुसी जैसा ही व्यवहार करते, यह मानकर कि वह विश्व सरकार का कोई और खुफिया एजेंट है। 4 सम्राटों में से एक होने के नाते बिगमा एक मामूली जासूस को मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन एक नौसेना एडमिरल को संभालना एक अलग ही कहानी है। यह राजनयिक छूट की तरह है। नौसेना एडमिरल का पद एक सुरक्षा कवच का काम करता है। किसी को भी उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। हालांकि अपनी पहचान उजागर करना आखिरी उपाय था। एरेस्ट तब बहुत घबरा गया जब ईशान ने अचानक स्टुसी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी पोल खुल गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि ईशान को स्टुसी की असली पहचान कैसे पता चली। यहाँ तक कि सीजर, जो सीधे तौर पर इसमें शामिल था, को भी नहीं पता था। फिर भी ईशान ने तुरंत सही व्यक्ति को निशाना बनाया था। इस स्थिति का सामना करते हुए एरेस्ट जानता था कि ईशान शायद उसकी भी पोल खोल देगा। ईशान द्वारा स्टुसी की सटीक पहचान के बाद वह आगे जो भी आरोप लगाएगा उस पर बिगमा पायरेट्स को शक नहीं होगा। बिगमा बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सीपी का हिस्सा मानकर स्टुसी की तरह ही बेरहमी से मार डालेगी और उसे बिना किसी को सच्चाई बताए मरने के लिए छोड़ देगी। यह केक द्वीप था, बिगमा का गढ़। अगर बिगमा के समुद्री डाकू उसे मारना चाहते तो वह गंभीर संकट में पड़ जाता। हालांकि एरेस्ट एक नौसेना एडमिरल था, फिर भी अकेले पूरे बिगमा समुद्री डाकुओं को चुनौती देना मूर्खता होगी। इसलिए उसके पास अपनी पहचान उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक एरेस्ट ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास बनाए रखा, लेकिन उसे पता था कि वह बिगमा पायरेट्स को ज्यादा दूर नहीं धकेल सकता। इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं मानता हूं कि स्टुसी वाकई सीपी का हिस्सा है, लेकिन मुझे यह बात केक आइलैंड पहुंचने के बाद ही पता चली। खजाने के कमरे से चोरी पूरी तरह से उसकी योजना थी, मैंने तो बस उसकी थोड़ी सी मदद की थी। यहाँ मेरा असली मकसद तुम्हारे बिगमा पायरेट्स से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? बड़ी माँ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, अभी भी गुस्से से भरी हुई। अरेस्ट ने अपना सिर घुमाकर ईशान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अचानक एक भयावह मुस्कान उभर आई। काले ड्रैगन ईशान, मैं असल में तुम्हें ही ढूंढ रहा हूं। मुझे ढूंढ रहे हो? ईशान पूरी तरह से उलझन में था, अपना सिर खुजला रहा था। रुको, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? नहीं, तुमने नहीं किया। एरेस्ट ने अपना सिर हिलाया। तो क्या तुम अकैनु से बदला लेने के लिए उसके आदेश का पालन कर रहे हो? ईशान ने फिर पूछा। नहीं भी, एरेस्ट ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। ईशान ने हाथ फैलाए। वाह, यह तो अजीब है। सभी नेवी एडमिरल्स में से मुझे सिर्फ अकैनु और किजारू से ही दिक्कत है। मैंने तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं, क्योंकि तुम हाल ही में एडमिरल के तौर पर भर्ती हुए हो। तो फिर तुम मुझ पर घात क्यों लगा रहे हो? लेकिन अचानक एरेस्ट ने एक भक्तिपूर्ण भाव अपनाया, अपने गले में लटके क्रॉस को चूमा और गंभीरता से कहा, यह मेरे प्रभु की महिमा के लिए है। हो? न केवल ईशान बल्कि आसपास के मेहमान और बिगमा पायरेट्स के सदस्य भी उसके स्पष्टीकरण से पूरी तरह से अचंभित रह गए। हालांकि इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एरेस्ट अचानक हरकत में आ गया और अविश्वसनीय गति से सीधे ईशान पर टूट पड़ा।
उसके हाथ में एक खंजर था जो मानो जमे हुए खून से बना हो, और उसने उसे सीधे ईशान के गले पर तान दिया। ईशान ने जल्दी से अपना सिर पीछे झुकाया और एरेस्ट के वार से बच निकला। जैसे ही वह पीछे झुका, उसने एक तेज राउंडहाउस किक मारी। एरेस्ट ने आर्मामेंट हकी से सख्त अपना बायां हाथ ईशान के किक को रोकने के लिए उठाया, जबकि उसका दाहिना हाथ लगातार ईशान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खंजर से वार कर रहा था। इस बीच एरेस्ट का चेहरा पागलपन से भरा हुआ था। उसके माथे पर नसें उभर आई थीं और वह अपने नुकीले दांत दिखाते हुए ईशान पर चिल्ला रहा था, अपना असली रूप दिखा। आज मैं तुझे अंतिम न्याय दूंगा, राक्षस। चुप रहो, ईशान का धैर्य जवाब दे गया। ये क्या पागलपन है? ये आदमी तो पागल ही होगा, बस बकवास ही कर रहा है। ईशान घूमा, अपनी तलवार सेनबोन जाकुरा निकाली और उसे अरेस्ट पर घुमाया। लेकिन अरेस्ट ने न तो चकमा दिया और न ही बच निकला, बल्कि सीधे वार को रोकने के लिए अपना खंजर उठा लिया। ईशान के अनुभव में एक धार को दूसरे हथियार से टकराना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार टकराई, ईशान को अपनी गलती का एहसास हुआ। एरेस्ट का खंजर कोई आम हथियार नहीं था। जब ईशान की तलवार उस पर लगी तो खंजर उतनी ही आसानी से कट गया जितनी आसानी से टोफू को चीरते हुए। ईशान के ब्लेड से दो टुकड़े होने के बाद खंजर तुरंत फिर से बन गया और एरेस्ट ने उसे कसकर पकड़ लिया और क्रूरतापूर्वक उसे ईशान के कंधे में घोंप दिया। बेशक इस हमले का परिणाम एरेस्ट पर भी पड़ा, क्योंकि उसी समय ईशान की तलवार उस पर भी जा गिरी। सिजल। एरेस्ट का खंजर ईशान के आर्मामेंट हकी सुरक्षा कवच को भेदता हुआ उसके कंधे की मांसपेशी में घुस गया। साथ ही ईशान का ब्लेड एरेस्ट के मांस को चीरता हुआ उसके कंधे की हड्डी में गहराई तक धंस गया। यह एक पारस्परिक रूप से विनाशकारी लड़ाई शैली थी और ईशान इस तथ्य से पूरी तरह से अचंभित था कि एरेस्ट जैसा एक मरीन एडमिरल ऐसी लापरवाह रणनीति अपनाएगा। क्या बकवास है, ईशान चिल्लाया और उसने एरेस्ट के पेट पर लात मारी। एरेस्ट पीछे की ओर उछला और उसके बाएं हाथ ने ईशान के निचले पैर पर पंजा मार दिया। ईशान की किक से कई कदम पीछे धकेल दिए जाने के बावजूद एरेस्ट ईशान की पिंडली पर खरोंच के निशान छोड़ने में कामयाब रहे। इस बिंदु पर ईशान को आखिरकार समझ आ गया। एरेस्ट ने अपने आर्मामेंट हकी का ज्यादातर हिस्सा आक्रमण पर केंद्रित कर दिया था, अपनी रक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए सिर्फ ईशान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया था। ये आदमी पागल है, सच में पागल जैसा लग रहा है। अगले ही पल एरेस्ट फिर से ईशान पर झपटा। शुरू में तो ईशान को लगा कि अब वो एक और विनाशकारी मुठभेड़ में शामिल होने वाला है। ठंडे इरादे से आंखें सिकोड़ते हुए ईशान उसे एक दर्दनाक सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। तो तुम्हें रक्षा की परवाह नहीं है? ठीक है, मैं एक ही वार में तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। हालांकि जैसे ही ईशान एक जोरदार वार करने वाला था, एरेस्ट ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसे ईशान की दिशा में कसकर जकड़ लिया। ईशान के शरीर में एक अवर्णनीय दर्द उमड़ पड़ा और उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सभी रक्तवाहिकाएं सूज गई हों और उसकी त्वचा इस हद तक खिंच गई हो कि ऐसा लग रहा था कि वह फट जाएगी। ध्यान भटकने के उस क्षण में एरेस्ट ने दूरी कम कर दी। उसने तेजी से अपना बायां हाथ ईशान के चेहरे पर मारा, जिससे 4 पंजों के निशान पड़ गए और जख्मों से खून बहने लगा। उसी समय उसने अपना शरीर घुमाया और अपना खंजर ईशान की आंख की ओर तान दिया। पल भर में ईशान ने अपना सिर एक तरफ झटका, जिससे एरेस्ट का खंजर उसकी भौं पर लगा। तुरंत ही उसे अपनी दाहिनी भौं के ऊपर लगे घाव से गर्म खून की धार बहती हुई महसूस हुई।
अपनी चोट का आकलन करने का समय ही नहीं मिला। ईशान ने अपनी तलवार से तिरछे ऊपर की ओर वार किया और एरेस्ट के बाएं हिस्से पर निशाना साधा। एरेस्ट ने वार से बचने की कोशिश की, लेकिन ईशान की तलवार से एक तेज ऊर्जा फूट पड़ी जिसने उसे चौंका दिया। इस हमले ने एरेस्ट के पुरोहिती वस्त्रों को चीर डाला और उसके बाद एक खूनी घाव छोड़ गया। मौके का फायदा उठाकर ईशान कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन अभी अभी जो अजीब सा एहसास उसे हुआ था उससे वह अभी भी हैरान था। वह जानता था कि एरेस्ट जरूर कोई डेविल फ्रूट इस्तेमाल करने वाला होगा, लेकिन उसकी इस क्षमता की असलियत को वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। जब ईशान को पहली बार पता चला कि एरेस्ट को वर्ल्ड कॉन्स्क्रिप्शन प्रोग्राम के जरिए मरीन एडमिरल के पद पर भर्ती किया गया है, तो वह पहले ही काफी हैरान हो गया था। वह जानता था कि यह राघव चौहान को मरीन से चुराने का नतीजा है। चूंकि राघव चौहान ने यह पद नहीं लिया था, इसलिए अब उसके सामने यह व्हाइट वुल्फ एरेस्ट खड़ा था। यह आदमी ईशान के पिछले ज्ञान से पूरी तरह से अनुपस्थित था, इसलिए ईशान को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर भी एरेस्ट फिर से ईशान पर टूट पड़ा, मानो कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। उसने हार मानने का जरा भी संकेत नहीं दिया। ईशान पर हमला करते हुए उसकी आवाज कट्टर जोश से गूंजती रही, तुम्हारी आग कहाँ है? तुम्हारे राक्षसी पंख कहाँ हैं? मैं प्रभु का सबसे वफादार सेवक हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे ही मार दूं तो कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक कट्टरपंथी। इस समय न केवल ईशान बल्कि मैदान के किनारे बैठे दर्शक भी तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सामूहिक सिरदर्द था, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस तरह के कट्टरपंथियों से निपटना सबसे बुरा था। अरे, क्या ये आदमी सच में मुझे कोई दुष्ट प्राणी समझता है? ईशान ने मन ही मन सोचा और उसका गुस्सा और बढ़ गया। आखिरकार कोई भी नाराज होगा अगर उसके साथ बेवजह एक बहिष्कृत या राक्षस जैसा व्यवहार किया जाए। नौसेना ने इस तरह के आदमी को एडमिरल कैसे चुन लिया? क्या वह सचमुच सोचता था कि वह किसी इंक्विजिशन का हिस्सा है? अपनी तलवार के एक झटके से एरेस्ट के खंजर को विक्षेपित करने के बाद ईशान ने अपनी भुजाएं मोड़ लीं और अगले ही पल उसके काले ज्वलंत पंख भयंकर रूप से जलते हुए अस्तित्व में आ गए। जैसी आपकी इच्छा। ईशान हवा में तैरता हुआ ऊपर से एरेस्ट को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। जब ईशान और एरेस्ट लड़ रहे थे तो कुछ ही दूरी पर कटकुरी बिग्मा से फुसफुसा रही थी, माँ, उस अरेस्ट को क्या हो रहा है? कटाकुरी ने उससे पूछा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका व्यक्तित्व भी दोमुहा है, बिल्कुल पुडिंग की तरह। मुझे भी नहीं पता, बड़ी माँ ने गंभीर चेहरे से कहा। लेकिन मैंने अफवाहें सुनी हैं कि फादर एरेस्ट खूनी भेड़िए की तरह लड़ते हैं। अब यह सच लग रहा है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें रोकने के लिए आगे आना चाहिए? पेरोस्पेरो ने उसके पास से पूछा। वे सचमुच ऐसा ही कर रहे हैं। अगर उनमें से किसी को भी बाहर निकाला गया तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। पेरोस्पेरो सही था। अगर एरेस्ट को ईशान ने मार दिया होता तो भी यह नवनियुक्त नौसेना एडमिरल बिग्मा पायरेट्स के इलाके में मारा जाता और वे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते थे। हालांकि बिग्मा पायरेट्स नौसेना से नहीं डरते थे, लेकिन अगर नौसेना जवाबी कार्रवाई करने पर आमादा होती तो यह उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होता। इसी तरह अगर ईशान गलती से एरेस्ट से मारा जाता तो भी परेशानी होती। स्मूथी का चिंतित चेहरा नहीं देखा? आखिर वो बड़ी माँ का दामाद है। संक्षेप में, काटाकुरी और पेरोस्पेरो के विचार में होल केक द्वीप पर इन दोनों का लड़ना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। हालांकि सोचने के बाद बड़ी माँ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें चौंका दिया।
उन्होंने कहा, नहीं, उन्हें लड़ने दो और जितना ज्यादा जोरदार होगा उतना अच्छा होगा। उन्हें काटाकुरी और पेरोस्पेरो चकित थे। बिग माँ ने धीमी आवाज में समझाया, उस बुजुर्ग अरेस्ट ने नेवी एडमिरल में अपनी पदोन्नति हमसे छिपाने की हिम्मत की, वह मरने लायक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह उस बच्चे ईशान को हरा सकता है। मत भूलना, उस बच्चे ने अकैनो के दोनों हाथ भी अपंग कर दिए थे। अरेस्ट अकैनो से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकता, है ना? अगर उसे यहाँ ईशान ने मार डाला, तो अगर नेवी जवाबी कार्रवाई भी करना चाहे, तो उसका ज्यादातर गुस्सा उसके ड्रैगन हंटर पायरेट्स पर ही होना चाहिए। ड्रैगन हंटर पायरेट्स अभी पूरी नेवी का सामना करने लायक ताकतवर नहीं हैं। ऐसे में उसे हमारे बिग मा पायरेट्स की ताकत पर ही निर्भर रहना होगा। मैं समझ गया। माँ, आप नेवी का इस्तेमाल करके ईशान को हमारी तरफ धकेलना चाहती हैं? पेरोस्पेरो को अचानक एहसास हुआ। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि वह हमारी तरफ झुके। क्या अभी भी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स नहीं हैं? हालांकि बिग माँ ने पेरोस्पेरो को घूरते हुए कहा, तो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का क्या? ईशान उनके साथ तो नहीं गया है। लेकिन हम अलग हैं। जब तक स्मूथी उससे सफलतापूर्वक शादी कर लेती है, वह हमारे बिग मा पायरेट्स परिवार का हिस्सा रहेगा। क्या उस बूढ़े व्हाइट बियर्ड में इतनी हिम्मत है कि हमारे पारिवारिक मामलों में दखल दे? स्मूथी उनके पीछे से सुनकर बहुत खुश हुई और तारीफ करते हुए बोली, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। यह मेरा आदमी है, बेशक यह हमारे परिवार का हिस्सा है। ठीक है। यह देखकर कि बड़ी माँ ने अपना फैसला कर लिया है, कटकुरी और पेरोस्पेरो उनकी बात मानने को तैयार थे। उन्होंने कंधे उचकाए और कहा, उम्मीद है वे दोनों पूरे केक द्वीप को तबाह नहीं करेंगे। इस तरह बिग मा पायरेट्स चुपचाप खड़े देखते रहे। जब फेल्ड और दूसरे मेहमानों ने देखा कि बिग मा पायरेट्स ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो वे स्वाभाविक रूप से किनारे पर चुपचाप खड़े रहे। विंसमोक परिवार दोनों के बीच की लड़ाई को देखते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यह ईशान की युद्ध शक्ति को गहराई से समझने का एक मौका था। उन्हें कुछ आंकड़े जुटाने थे। हालांकि रीजू ईशान को लेकर थोड़ी चिंतित थी, लेकिन वह जानती थी कि ईशान की मौजूदा ताकत के साथ वह एक नौसेना एडमिरल से निपटने में पूरी तरह से सक्षम था। इसलिए वह जज और बाकी लोगों के साथ देखने गई। घटनास्थल पर सबसे ज्यादा चिंतित लोग शायद कैपोन बेज और उसके फायर टैंक पायरेट्स थे। वे शादी का केक खाने ही वाले थे कि पहले सीजर मिल गया, फिर स्टूसी की पहचान उजागर हो गई, और अब उससे भी ज्यादा एक नेवी एडमिरल बेवजह शादी में घुस आया, उसकी और शिफॉन की तरफ से रस्म अदा करने लगा, और फिर ईशान से झगड़ पड़ा। कैपोन बेगे अब बेहद चिंतित थे। क्या वे अब भी केक का पूरा आनंद ले पाएंगे? उसका ज़मीर पहले से ही दोषी था, इसलिए इन अप्रत्याशित घटनाओं के लिए उसका धैर्य स्वाभाविक रूप से कम था। अब शायद वही सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहा था कि ईशान जल्दी से एरेस्ट को हरा देगा और चीजें वापस पटरी पर आ जाएंगी। उसने शादी के केक की जगह पर फिर बिग माँ की जगह पर नजर डाली और अपने माथत वीटो की तरफ मुड़ा। कपोन बेगे की नजरें भांपते हुए वीटो ने अपनी पतलून की जेब पर हल्के से थपथपाया, यह इशारा करते हुए कि रिमोट कंट्रोल अभी भी उसके पास है, जिससे कपोन बेगे को तसल्ली हुई। हालांकि इसी समय एक अप्रत्याशित दृश्य घटित हुआ। फायर टैंक पायरेट्स के कई अधीनस्थ और बिग मा पायरेट्स के कुछ सदस्य, हर व्यक्ति से अचानक खून की पतली धारें बहने लगीं। ये पतली रक्त धाराएं सभी दिशाओं से एकत्रित होकर एरेस्ट के स्थान की ओर बढ़ रही थीं। अब तो सबसे अनजान व्यक्ति भी इस अजीब दृश्य को देख सकता था। कई लोग यह देखकर भयभीत हो गए कि उनके शरीर से खून की धारें बह रही थीं। हर व्यक्ति के शरीर पर कहीं
किसी अनजान जगह पर एक हल्का सा घाव बन गया था और उसी घाव से खून बह रहा था। जरा भी दर्द नहीं था और जख्म बहुत हल्के थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि खून बहना बंद नहीं हो रहा था। खून बहता रहा, हवा में तैरता रहा और एरेस्ट की ओर बढ़ता रहा। एरेस्ट ने ईशान की ओर देखा, जो अपने ज्वाला जैसे पंख फैलाए हवा में मंडरा रहा था और भयानक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने अपनी बाहें फैला दीं और चारों तरफ से बहता खून उसकी हथेलियों में जमने लगा, जिससे दो रक्त के गोले बन गए जो लगातार बड़े होते जा रहे थे। धिक्कार है, धिक्कार है। यह उसी आदमी का काम है। घायल और खून से लथपथ लोगों को अचानक एहसास हुआ और वे जोर जोर से गालियां देने से खुद को रोक नहीं पाए। एरेस्ट इस पल के लिए तैयारी कर रहा था जब ईशान ने स्टुसी को अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर किया, तो उसे पता चल गया कि मामला गड़बड़ा रहा है। इसलिए जब सब लोग इकट्ठा थे, उसने चुपचाप अपनी चाल चल दी। उस पतले खंजर ने अविश्वसनीय गति से 100 से ज्यादा लोगों की त्वचा चीर दी, जिससे हल्के घाव हो गए जिनसे खून रिस सकता था। चूंकि एरेस्ट के पास खून में हेरफेर करने की क्षमता थी, उसने उनके खून में प्लेटलेट्स को सीधे दबा दिया, जिससे हल्के घाव ठीक नहीं हुए। जब उसने ईशान से लड़ना शुरू किया और उसे अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, तभी उसने विस्फोटक तरीके से उनका खून निकाला। यही वजह थी कि जब स्टुसी जमीन पर गिर पड़ी और उसने एरेस्ट से मदद मांगनी चाहिए, तो वह उसे ढूंढ नहीं पाई। उस समय एरेस्ट चुपचाप अपनी हरकतें कर रहा था। बेशक एरेस्ट उन लोगों को घायल नहीं कर सकता था जिनकी क्षमताएं मजबूत थीं, बिना उनकी जानकारी के। इसलिए जिन 100 या उससे ज्यादा लोगों को उसने काटा, वे ज्यादातर कमजोर लोग थे, जिनमें कुछ फायर टैंक पायरेट्स और कुछ बिगमा पायरेट्स के थे। पर्याप्त रक्त सोखने के बाद एरेस्ट ने अचानक अपने दाहिने हाथ में रक्त के गोले को दबाया और उसे 2 भागों में बांट दिया। फिर रक्त के दोनों पिंड उसकी पीठ पर तैरते हुए रक्तलाल पंखों के एक जोड़े में बदल गए। 5000 सीसी रक्त के पंख। फिर एरेस्ट सचमुच ऊपर उड़ गया। अपनी पीठ पर रक्त के पंखों को फड़फड़ाकर उसने अस्थायी रूप से मंडराने की क्षमता हासिल कर ली और ईशान के स्तर तक उड़कर दूर से उसका सामना करने लगा। क्या बकवास है! तुम ऐसा कर सकते हो? ईशान ने एरेस्ट की पीठ पर रक्तलाल पंखों को देखा, जो देवदूत के पंखों जैसे लग रहे थे, और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। चूंकि एरेस्ट निजी क्षेत्र से भर्ती हुआ एक नौसेना एडमिरल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे मूनवॉक जैसी तकनीकें नहीं आती होंगी। ईशान ने शुरू में सोचा था कि वह अपनी हवाई गतिशीलता का इस्तेमाल करके कुछ फायदा उठा सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एरेस्ट भी उड़ गया। हालांकि ईशान को यह भी एहसास हुआ कि एरेस्ट की क्षमता शायद रक्त से संबंधित थी। दरअसल एरेस्ट की रक्त फल क्षमता ने उसे अधिक रक्त में हेरफेर करने की अनुमति दी, जिससे उसकी लड़ाकू शक्ति बढ़ गई। लेकिन ईशान को यह नहीं पता था कि जब एरेस्ट उड़कर आया और ईशान की हालत देखी, तो वह अचानक दंग रह गया और बिना कुछ कहे बोल पड़ा, तुम्हारे घाव। एरेस्ट को अच्छी तरह याद था कि उसने चोट के बदले चोट की अपनी रणनीति से ईशान को कई जख्म दिए थे। लेकिन अब ऊपर उड़कर उसे अचानक पता चला कि ईशान के शरीर के जख्म किसी तरह गायब हो गए थे। हालांकि जख्मों पर अभी भी खून के धब्बे थे, लेकिन वे सूखे खून के धब्बे थे। एरेस्ट की जख्मों के प्रति बहुत संवेदनशील क्षमता थी। वह जख्मों पर ताज़ा खून की गंध को सूंघकर प्रतिद्वंद्वी की चोट का अंदाजा लगा सकता था। लेकिन अब वह ईशान पर उस गंध को सूंघ नहीं सकता था। एरेस्ट को सबसे ज्यादा इसी बात ने चौंकाया। पता है, जब उसने पहले ईशान को घायल किया था, तो उसने उसके खून में प्लेटलेट्स के जमाव को पहले ही नियंत्रित कर लिया था, जिससे उसके घाव भरने से रुक गए थे।
सिद्धांततः ईशान का खून बहना इस समय बंद नहीं होना चाहिए था। केवल तभी जब प्रतिद्वंद्वी खून की कमी से जूझ रहा होता था, एरेस्ट अपनी डेविल फ्रूट क्षमता का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी के शरीर में खून को नियंत्रित कर सकता था, जिससे उसे युद्ध में भारी बढ़त मिलती थी। अब ईशान के घाव अचानक भर गए थे, जो एरेस्ट की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। जब ईशान ने उसकी बातें सुनी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे एहसास हुआ और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके सफेद दांत दिखाई दिए और बोला, अरे तुम अंदाजा लगाओ। आखिरकार उसे एरेस्ट की क्षमताओं का व्यापक दायरा समझ आ गया था। इतना कहते ही ईशान के शरीर से अचानक एक सुनहरी आभा फूट पड़ी। ध्वनि अवरोध को तोड़ते हुए एक जोरदार धमाके के साथ ईशान अकल्पनीय गति से आगे बढ़ा और अचानक एरेस्ट पर सीधे हमला कर दिया तथा अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया। जिस तरह किजारू का सामना करने वाले कई लोगों को एहसास हुआ कि उनकी गति अपर्याप्त है, उसी तरह इस समय ईशान का सामना करते समय एरेस्ट को भी ऐसा ही महसूस हुआ। अपने सुपर सयान राज्य में ईशान की सुपरसोनिक गति क्षमता, हालांकि किजारू की प्रकाश गति जितनी तेज नहीं थी, फिर भी इतनी तेज थी कि एरेस्ट प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। नहीं, शायद उसने प्रतिक्रिया तो की, लेकिन वह इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए ईशान का पहला वार एरेस्ट ने बिल्कुल भी नहीं रोका और सीधे उसके कंधे पर लगा। ब्लेड ने मांसपेशी को चीर दिया, जिससे तुरंत खून बहने लगा। एरेस्ट के सफेद चोगे पर तुरंत लाल रंग का एक बड़ा धब्बा लग गया। हालांकि चूंकि वे हवा में लड़ रहे थे, ईशान के नीचे की ओर वार के बल से एरेस्ट नीचे की ओर गिर गया, इसलिए वार से एरेस्ट का पूरा हाथ नहीं कटा। फिर भी एरेस्ट जो मारा गया था, एक उल्का की तरह गिरा, हवा से एक सीधी रेखा में मुड़ गया और जमीन पर भारी रूप से गिर गया। इसके तुरंत बाद ईशान ने अपना बायां हाथ बढ़ाया, उंगलियां फैलाकर उस स्थान पर निशाना साधा जहां एरेस्ट गिरा था। हल्की फुसफुसाहट की आवाज के साथ ईशान की हथेली से प्रकाश का एक गोला निकला, जो सीधे नीचे एरेस्ट की ओर बढ़ रहा था। धिक्कार है। जमीन पर उतरते ही एरेस्ट ने जल्दी से अपने घायल कंधे से बहते खून को रोका। चूंकि वह दूसरों के खून को नियंत्रित कर सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने खून को भी नियंत्रित कर सकता था। कटे हुए हिस्से का खून तुरंत जम गया, जिससे क्षतिग्रस्त घाव भर गया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने एक चमकदार गोला ऊपर से सीधे अपनी ओर आता हुआ देखा। दांत पीसते हुए एरेस्ट को किसी और चीज की चिंता नहीं रही और वह तुरंत वहीं लुढ़क गया, अपनी मूल स्थिति से। धमाका। जैसे ही वह हल्का गोला जमीन से टकराया, अचानक फट गया। उस छोटे से गोले ने पल भर में किसी बड़े बम जितनी शक्ति छोड़ी। आग का एक गोला उठा और विस्फोट की प्रचंड लहर पूरे इलाके में फैल गई। यह ट्रंक्सकार्ड से की ब्लास्ट था, जो उच्च ऊर्जा संपीड़न के बाद अपने स्वयं के नेन को मुक्त करता था, जिसके परिणामस्वरूप एक शक्तिशाली हमला होता था। यह हरकत एरेस्ट ने पहले कभी नहीं देखी थी। पत्थर के अनगिनत टुकड़े शॉकवेव्स के साथ एरेस्ट पर टूट पड़े। हालांकि उसे की ब्लास्ट का सीधा झटका नहीं लगा था, लेकिन जब वह उठा तो उसने देखा कि ईशान अपनी हथेलियों से लगातार एक के बाद एक विस्फोटक प्रकाश गोले दाग रहा था। 5-6 प्रकाश गोले लगभग एक साथ नीचे आ रहे थे और एरेस्ट के बचने के सारे रास्ते बंद कर रहे थे। धमाका, धमाका, धमाका। एक के बाद एक लगातार धमाके हो रहे थे। यहां तक कि जो लोग पास ही खड़े होकर देख रहे थे, उन्हें भी जमीन कांपती हुई महसूस हुई। विस्फोटक हवाएं उनकी ओर धूल और धुआं उड़ा रही थीं, जिससे उन्हें खुद को बचाने के लिए हाथ उठाने पड़े। जब धूल जमी तो सबने एरेस्ट